कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर बच्चा, चाहे वह किसी दूर दराज के आदिवासी गांव में हो या किसी बड़े महानगर में, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा पाए, जहां पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ कला, कोडिंग के साथ संस्कृति पढ़ाई जाए और डिग्रियां कठोर ढांचे की बजाय लचीली हो। यह कोई सपना नहीं है, यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। पिछले 75 सालों में, 74 सालों में भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने वादों पर खरी उतरी है? क्या यह सुधार वास्तव में कक्षा, कॉलेज और बच्चों तक पहुंच रहे हैं? आज हम करेंगे कानूनी ढांचे के बारे में डिस्कशन, प्रमुख प्रावधान क्या हैं, हालिया सुधारों के बारे में और संवैधानिक आधार क्या है, उसके साथ साथ क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं और वास्तविक शिक्षा परिणाम का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। मैं हूं आशीष जैन, संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि और कानूनी ढांचे के बारे में बात करते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसकी नींव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, 45 और 46 के अंदर दी हुई है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जबकि जो अनुच्छेद 45 है वो प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RTE एक्ट भी कहते हैं, से भी समर्थन मिलता है, जो अनुच्छेद 21A को लागू करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि NEP स्वयं एक नीति है, पॉलिसी है, इसलिए इसका क्रियान्वयन कानूनों, विनियमों और राज्य के अपनाने पर निर्भर करता है। ध्यान देने वाली बात है कि कानूनी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संवैधानिक आदेशों को प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़ता है, जिससे यह भारत के शिक्षा कानून का केंद्रीय स्तंभ बन जाता है। तो अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं। पहला, यह नया स्कूली ढांचा प्रदान करता है। 5 वर्ष जमा 3 वर्ष जमा 3 वर्ष जमा 4 वर्ष का पारंपरिक जो 10 जमा 2 वर्ष की संरचना थी, उसको हटाकर फाउंडेशनल 5 वर्ष लेके आ रहा है, प्रीपरेटरी 3 साल लेके आ रहा है, और उसके बाद मिडल 8वीं कक्षा तक की 3 वर्ष के लेके आ रहा है, और फिर सेकेंडरी 9th से लेकर 12th तक का 4 वर्ष का चरण लेके आ रहा है। और दूसरा, प्रारंभिक बाल देखभाल की बात करता है। उसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच की बात करता है। तीसरा, मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। जहां संभव हो कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाया जाए या फिर मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और समग्र बहुविषयक उच्च शिक्षा की बात करता है। लचीली डिग्रियां, बहु प्रवेश निकासी प्रणाली, क्रेडिट बैंक, इन सब की बात करता है। और एक रेगुलेटरी काउंसिल की भी बात करता है। हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक कानून और चिकित्सा को जोड़कर एक बॉडी बनाने की बात करता है, काउंसिल बनाने की बात करता है, जिसको जाना जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। और इसके साथ साथ डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी प्रावधान करता है। प्रारंभिक स्तर से कोडिंग पढ़ाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा और स्किल ट्रेनिंग का भी समावेश इसके अंदर होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा छात्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद करेगी या फिर बाधा बनेगी? आप बताइएगा। अब आगे बात करते हैं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में कि कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होगी। नीतियों की घोषणा आसान होती है, लेकिन उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है और
रहेगा हमेशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एक एजेंसियों के माध्यम से होता है, कई एजेंसियों के माध्यम से होता है। सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा जो समवर्ती सूची के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, इसलिए दोनों का तालमेल जरूरी है। केंद्र का राज्यों के साथ तालमेल बहुत जरूरी है। दूसरा, यूजीसी और एआईसीटीई उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में अपने स्तर पर सुधार कर रहे हैं। और तीसरा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी नए पाठ्यक्रम और किताबों की रूपरेखा रच रहे हैं। और उसी के साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, वो सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का संचालन कर रही है ताकि टीचर टेस्ट या टीचर्स, बढ़िया टीचर अपॉइंट किए जा सके। 2024 तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने आंशिक रूप से 5+3+3+4 वर्ष का जो ढांचा बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और नए पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं इन राज्यों के अंदर। इसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और बहु प्रवेश निकास प्रणाली के साथ अपनाए गए हैं। ध्यान रखने की यह बात है कि क्रियान्वयन आसान है, लेकिन उच्च शिक्षा और डिजिटल सुधारों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी विश्लेषणों की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक नीति नहीं है, बल्कि पढ़ाई से संवैधानिक कानून से भी जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को ध्यान रखने की है, जो अनुच्छेद 21A को लागू करने का कानूनी साधन है और इसको न्यायिक समर्थन भी मिला है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, निर्णयों के द्वारा, जैसे सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल बनाम भारत संघ 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है और दूसरा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का है। अगर हम पहले केस की बात करें, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स बनाम भारत संघ, इसके अंदर 2012 का जो ये केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा की समानता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को बरकरार रखना चाहिए और इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और इसके अलावा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो डिसीजन है, जो 1992 का केस है, वो शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था उस केस ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के संवैधानिक कर्तव्य को दर्शाता है, जिसमें नीति, निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों का समावेश है। अब बात करते हैं हालिया सुधार जो हुए हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, उनके बारे में बात करते हैं। 2020 के बाद लागू हुए कुछ मुख्य सुधार इस प्रकार हैं। पहला, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 नए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का विकास इसके तहत है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो 2022 का है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्यूरिकुलम, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022, ये नए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का विकास करता है। दूसरा, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम जो आया है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। इससे क्या हो रहा है, बहु प्रवेश और निकास प्रणाली आ रही है और क्रेडिट बैंक की सुविधा आ रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बोला गया था। और उसके साथ साथ व्यवसायिक और स्किल शिक्षा, इसमें इंटर्नशिप और कोडिंग का स्कूली स्तर पर समावेश किया गया है, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा। और उसके साथ साथ डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। कैसे, कहां से? ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से, चाहे वो पीएम ई विद्या हो, दीक्षा प्लेटफॉर्म हो, उनका और भी विस्तार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में सुधार तेजी से लागू हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है कि उसको इंप्लीमेंट करने की बात है, वो आएगा जो यूजीसी और एआईसीटी को एकीकृत करने का प्रयास करेगा। हालांकि वो अभी आया नहीं है और ये विधि की पढ़ाई या फिर मेडिकल की पढ़ाई उस पर लागू नहीं होगा। बाकी सारी प्रोफेशनल कोर्सेज की जो पढ़ाई है, उन सभी को हायर एजुकेशन के अंदर एक बॉडी होगी।
अभी यूजीसी अलग करती है, एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए करते हैं, उनको क्लब करके एक ही साझा बॉडी लाया जाएगा, वो अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रगति उच्च शिक्षा और डिजिटल पहलों में तो तेज है, जबकि स्कूल स्तर पर राज्यों में भिन्नता के कारण काफी धीमी है। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वजह से हमें क्या परिणाम देखने को मिले हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। क्या इन सुधारों ने कुछ अंतर पैदा किया है या नहीं? प्राथमिक आंकड़े बताते हैं कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात, वो बढ़ा है। 2019 में जो 27.3 था वो 2023 के अंदर बढ़कर 29.7 हो गया है। इसी के साथ महिला भागीदारी में भी वृद्धि हुई है, चाहे वो स्टेम और उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या की बात हो। और अगर हम बात करें तो डिजिटल पहुंच का भी विस्तार हुआ है। 12 करोड़ छात्र आज ई विद्या प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और चौथा, प्रारंभिक बाल शिक्षा, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एकीकरण की नींव भी मजबूत हुई है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि जो शुरुआती संकेत हैं वो सकारात्मक है, लेकिन नीति के उद्देश्य और जमीनी असर के बीच की खाई अभी भी मौजूद है, खासकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे और शिक्षक प्रशिक्षण में। जो टीचर्स की ट्रेनिंग है उसमें अभी भी डिफरेंस है। लास्ट में हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष करते हैं कुछ सवालों के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की एक साहसिक रूपरेखा है। इसके संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21A, 45 और 46 इसे केवल नीति नहीं बल्कि एक संवैधानिक वादा बताते हैं। लेकिन इसकी सफलता एक बात पर निर्भर करती है, समानता के साथ क्रियान्वयन, उचित फंडिंग, शिक्षक क्षमता निर्माण और राज्य के समन्वय के बिना सबसे अच्छी नीति भी केवल कागज पर ही रह जाती है। क्या आपको लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत में ग्रामीण शहरी शिक्षा के बीच की जो खाई है उसको कभी खत्म कर पाएगी, पाट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आपका दृष्टिकोण भारत की शिक्षा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, न्यायिक अभ्यर्थी हैं या शिक्षा नीति शोधकर्ता हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट और हमारी एंड्रॉयड ऐप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।